नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं आरएम के इस प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं रेलवे के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, साइंस से रिलेटेड जो होते हैं। तो जो भी बच्चे रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ की हो, एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, उन सभी बच्चों के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और एक रामबाण से कम नहीं है ये। देखिए, हमने यहाँ पे टारगेट रखा है कम से कम 2000 क्वेश्चनों को डिस्कस करने का साइंस का, ताकि आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले हम 2000 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लें, ताकि जब एग्ज़ाम में आप जाएँ तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप देखें। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में, तो इसीलिए ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आई थिंक 13वां सीरीज़ है। इससे पहले हमारी 12 सीरीज़ आ चुकी है। आप लोग जिन बच्चों ने उन सीरीज़ को नहीं देखा है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपका यहाँ पे अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि विच आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट अटैक, ठीक है। दिल के दौरे के लिए कौन सी धमनी जिम्मेदार है, ठीक है ना। रेनल आर्टरी, इंटरकोरोटिड आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखिए, आजकल आपको पता ही है बहुत सारे जो भी यंगस्टर भी हैं, पहले तो ये यंगस्टर में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, यंगस्टर भी हैं, वो भी हार्ट अटैक के पेशेंट बन गए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक से मरते जा रहे हैं। तो आखिर कारण क्या हार्ट अटैक का? देखिए, हार्ट अटैक का बेसिकली एक कारण क्या होता है। देखिए, ये रहा हमारा हार्ट, एक बार इमेज बनाता हूँ मैं तो ज़्यादा समझ में आएगी बातें। ये रहा हमारा हार्ट। तो हार्ट को काम करने के लिए भी क्या चाहिए, हार्ट को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब मान लेते हैं क्या कि एक आर्टरी है, ठीक है, जो हार्ट के चारों तरफ, हार्ट को क्या करती है, ये सप्लाई करती है क्या, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, बेसिकली ये क्या करती है, हार्ट को ये देती है क्या, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ठीक है। और उसका यूज करता है कौन, हार्ट। और हार्ट काम करता है, हार्ट को भी काम करने की जरूरत है। अब होता क्या है कि इस आर्टरी में होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो जब इसकी परतों में, देखिए शुरुआत में तो ये इनिशियल कंडीशन में ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो फ्लो ऑफ ब्लड रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो पूरी तरह से ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें पूरी तरह से इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा कि आगे की तरफ जो हमारा ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे तो ब्लड फ्लो कर रहा था, यहाँ के लिए यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लड आर्टरी के पास नहीं जा, ब्लड जो है हमारा हार्ट के पास नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो हार्ट के पास नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो भी सेल्स हैं, अब आगे ब्लड नहीं जा रहा तो ब्लड के पास ऑक्सीजन है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो सेल को, जो हार्ट में जो सेल्स हैं उसके ना तो ऑक्सीजन मिलेगा ना तो न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि सेल धीरे धीरे डाई होने लगेंगे, ठीक है, धीरे धीरे मरने लगेंगे। और उसी कंडीशन को हम क्या, जब बहुत ज़्यादा सेल डाई होने लगेंगी, मरने लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, कहाँ पे, हमारे हार्ट के पास। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है, हमारी सेल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे मरने लगती हैं, डेड करने लगती हैं, और हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से इंसान क्या होती है, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कौन सी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट अटैक के लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी आर्टरी, रेनल आर्टरी बताइए, रेनल आर्टरी बेसिकली कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे किडनी के पास। तो किडनी में जो ब्लड सप्लाई जो हो रहा है बेसिकली इसी आर्टरी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एक देख रहे हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये किसके लिए, ये हमारे ब्रेन तक क्या पहुंचाती है, हमारे ब्रेन तक क्या पहुंचाती है, ब्लड को पहुंचाते हैं, ठीक है ना। कौन सी, ये कैरोटिड आर्टरी। और ये कौन सी है, ब्रोंकियल आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी कभी आपने गया होगा, कभी भी आपने अपना अगर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवाया होगा डॉक्टर के पास, तो आपको देखना यहाँ पे पैड टाइप का लगाया होगा, उसके बाद डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करता है। तो हमेशा आपने देखा होगा ये जो हमारा आर्म्स होता है, ठीक है, यहीं पे हमेशा इसी को वहाँ पे लगाया जाता है पैड। कभी आपने देखा नहीं होगा कि थाई पे लगा के आपका ब्लड प्रेशर जांच किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक आर्टरी है, उसी की मदद से बीपी को मेजरमेंट किया जाता है। जिस आर्टरी की मदद से हम बीपी मेजरमेंट करते हैं, मतलब हम नहीं डॉक्टर, वो कौन सी होती है, ब्रोंकियल आर्टरी होती है, ठीक है ना। तो ये होता है ब्रोंकियल आर्टरी। लेकिन हार्ट अटैक किसकी वजह से, कोरोनरी आर्टरी की तरफ, ठीक है। बढ़े आगे, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और कोई भी ऐसा डाउट हो, मान लेते कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा हो, आउट ऑफ किसी भी एग्जाम का हो, तो आप हमको उसको मैसेज कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को क्या कर मैं जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। ठीक है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी, ठीक है ना, बेरी बेरी, घोंगा, स्कर्वी या रिकेटस। ठीक है, तो विटामिन डी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए विटामिन डी के बारे में बहुत आदमी सुना कि जो सन होती है, जो सनलाइट होती है, वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। मतलब अगर मैं धूप में खड़ा हूँ तो मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो विटामिन डी हमको मिलते रहता है सनलाइट के थ्रू, एकदम मुफ्त में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी कमी से क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिकेटस। बेसिकली ये किस में होता है, ये होता है बच्चों में। और इस केस में क्या होता है, जब भी रिकेटस बच्चों को होता है तो उनके पैर जो होते हैं वो इस तरह से मुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मुड़ जाते हैं। ऐसे नॉर्मली पैर कैसे होते हैं, ऐसे होंगे, लेकिन रिकेटस में पैर थोड़े ऐसे मुड़ जाते हैं, धनुष आकार के हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है। ठीक है ना, आखिर विटामिन डी की अगर बॉडी में कमी हो गई तो हड्डियां हमारी ऐसे क्यों मुड़ जा रही हैं। देखिए विटामिन डी क्या है, विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विटामिन है जिसकी मदद से बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसकी वजह से, विटामिन डी की मदद से। मान लेते कि बॉडी में विटामिन डी की कमी आ गई तो जो कैल्शियम होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, किसमें, हड्डियों में। तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी पड़ जाएगी, और हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी मुड़ जाएंगी। बच्चों में ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए देखते होंगे आप लोग, मतलब कि जब भी आपने गांव में देखा होगा कि बच्चों को जब भी एकदम तेल मालिश वालिश करके बच्चों को धूप में एकदम सुला दिया जाता है ताकि धूप से उसको विटामिन डी मिलते रहे और उसको विटामिन डी की कमी ना हो। ठीक है ना, तो ना ही ये रोग हो। ठीक है, ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, B1 जो ग्वाटर होता है वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है ना, तो आयोडीन जो होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाटर होता है, घोंगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये गले में हो जाता है। ठीक, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन सी की वजह से। तो आपके जबड़े जो होते हैं, ठीक है ना, वो फूल जाते हैं, किसकी वजह से, विटामिन सी की वजह से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया, द ब्रेथ टेस्ट कंडक्ट बाय पुलिस टू चेक ड्रंक ड्राइवर हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। शराबी ड्राइवर की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षण में फिल्टर पेपर पे निम्नलिखित में कौन सा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भी ब्रेथ आपने देखा होगा कि जो पुलिस जो होती है, ठीक है ना, उनके पास एक ब्रेथ एनालाइजर होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अगर मान लेते कोई आदमी अल्कोहल लिया हुआ है तो उस अल्कोहल अगर उसने लिया है तो उस ब्रेथ एनालाइजर में क्या करेगा, वो फूकेगा। अब फूकने से ये पता चल जाएगा कि उस आदमी ने अल्कोहल ली है कि नहीं लिया। ठीक है ना, तो जब से बिहार में क्या लगा है, शराब बंदी हुई है, तब से इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। मान लेते कोई, अब बिहार में चलिए शराब बंद है, ठीक है ना, वो तो अलग बात है कि बंद है तब भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे कि आप बॉर्डर के इलाके में जाएंगे, जैसे कि झारखंड बॉर्डर हो गया या बंगाल बॉर्डर हो गया, वहाँ पे पुलिस तैनात रहती है, ब्रेथ एनालाइजर लेके बैठी रहती है। ठीक है ना, कोई भी आदमी अल्कोहल लेके आता है, उसको बोलती है फूको, तो जब वो फूकता है तो पता चल जाता है किसको, पुलिस को, कि भाई इसने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है। उसके बाद तो फिर उसकी पिटाई, ठीक है ना, तो बिटवीन द टू लेग्स फिर उसको क्या होता है, पिटाई चलती रहती है। तो आखिर होता क्या ब्रेथ एनालाइजर में, ठीक है ना, देखिए होता क्या है इसमें आपको, तो इसमें देखिए क्या होता है, पोटासियम डाइक्रोमाइड क्या रहता है, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमाइड, ये रहता है ब्रेथ एनालाइजर में। उसके साथ साथ इसमें रहता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना, ये रहता है। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं किसी आदमी ने शराब पी है, तो शराब पी है तो इसका मतलब कि क्या किया उसने, अल्कोहल का कंजम्पशन किया है। तो अल्कोहल का कंजम्पशन किया तो फूकेगा तो वो, ठीक है ना, तो वो अल्कोहल यहाँ पे आ जाएगी। तो मान लेते जब उससे को बोला गया फूकने के लिए, तो फूका उसने, तो फूका तो क्या निकलेगा, अल्कोहल ही निकलेगा। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल निकलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अल्कोहल में क्या रहती है, जो शराब पीते हैं उसमें कौन सा अल्कोहल रहता है, इथेनॉल रहता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या आता है, C2H5OH, ठीक है। अब देखो जब ये फूकेगा तब देखो ये शुरुआत में किस कलर का रहता है, ये रहता है रेड ऑरेंज कलर का, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना, ये केमिकल। फूकने के बाद देखो अगर उसमें अल्कोहल है तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जहां ग्रीन आ गया तो मतलब सिग्नल क्या हो गया, ग्रीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसने क्या की है, शराब पी है। और अब शराब पी है तो फिर
उसका अलग से क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्या किया गया है। पोटासियम डाइक्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक, अच्छा ठीक है, तो पोटासियम डाइक्रोमाइड, यही तो हमारा आंसर है, पोटासियम डाइक्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, बात समझ आई? तो फटाफट आप लोग लाइव हो जाइए यहाँ पे, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बढ़े आगे हम लोग यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 kJ, ठीक है ना, किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, दी गई खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो उत्पादक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी। ठीक है ना, आपको दिया हुआ ये ट्रॉपिक लेवल, घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है, बाज है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तब इस पे आते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो घास है, ठीक, ये हो गई घास। अब इस घास को कौन खाता है, घास को खाएगा कौन, टिड्डा खा रहा है, ठीक है ना, टिड्डा, ठीक है ना, ग्रास ग्रास ऊपर खा रहा है इसको। अब ग्रास ऊपर, टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को खा जाता है मेढक, खा जाता है। अब मेढक को कौन खाता है, मेढक को सांप खा जाता है। और सांप को कौन खाता है, सांप को बाज खा जाता है। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी क्या, फूड चेन। ठीक है ना, यहाँ इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। तो ये जो होता है, ठीक है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो घास है, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है ना, प्रोड्यूसर। ठीक, अब इसको इसने खाया, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। कंज्यूम कौन कर रहा है, घास को खाने के बाद उसमें जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, ये भाई साहब। इसको खा के एनर्जी को कौन कंज्यूम करेगा, मेढक। फिर इसको खा के एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, कौन, सांप। फिर इसको खा के एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, बाज। तो जो खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। जो प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। तो यहां पे देखिए, ये हो गया कंज्यूमर नंबर फर्स्ट, ये कंज्यूम नंबर सेकंड। कलर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो पूरा गजमजा आ जाएगा। तो ये हो गया मेढक कौन सा, कंज्यूम नंबर सेकंड। ये हो गया कंज्यूम नंबर थर्ड। ये हो गया कंज्यूमर नंबर फोर्थ। तो फोर्थ कंज्यूमर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल होता है ये फर्स्ट। ठीक है, कौन सा, प्रोड्यूसर से। ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल हो गया, सेकंड। ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल हो गया, थर्ड। ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल हो गया, फोर्थ। ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल हो गया, 5। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि अगर यहां से, ठीक है ना, क्वेश्चन अब क्या पूछा गया था कि फूड चेन में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के पास कितनी एनर्जी है, फोर्थ मतलब सांप के पास कितनी एनर्जी है, 5 किलो जूल है। ठीक है ना, 5 किलो जूल एनर्जी है। तो बताइए जो हमारा प्रोड्यूसर होगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी। देखिए होता है यहाँ पे क्या खेल होता है कि देखिए प्रोड्यूसर से इसने इसको खाया, तो इसके बॉडी के अंदर कुछ, इसके अंदर इसने प्रोड्यूसर है ये, ठीक है ना, घास क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। इसके पास कैसे एनर्जी आ रही है, सनलाइट के थ्रू। तो मान लेते हैं यहाँ पे सन है, कहीं पे भी सन है, और सन से क्या हो रही है, जो एनर्जी आ रही है, जो इसको मिल रही है, उस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके पास एनर्जी है, इस एनर्जी को इसने खाया, किसने खाया, टिड्डे ने खाया। तो इसके बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी जाएगी। तो जितनी एनर्जी घास के पास है, क्या सारी की सारी एनर्जी इसके पास चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितनी एनर्जी जाएगी, ओनली 10%। तो यहां से यहां तक जाने में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। ठीक, अब इसको किसने खा लिया, मेढक ने। तो मेढक के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उसके बॉडी में जितनी भी एनर्जी होगी उसका ओनली 10%। ठीक है ना, तो यहां पे भी इसके बॉडी के अंदर कितनी होगी, 10%। मेढक को सांप ने खाया, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो मेढक के पास जितनी एनर्जी थी उसका 10%, तो इसके पास भी 10% आ गया। सांप को इसने खाया, इसके बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, 10%। किसका, सांप के पास जितनी एनर्जी थी उसकी 10% एनर्जी। तो 10% करके एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक, यहां तक समझिए। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब फोर्थ लेवल में कितनी एनर्जी थी, 5 किलो जूल थी। तो 5 किलो जूल पूरा गजमज हो गया, नहीं, ठीक है ना। तो सांप के पास देखो कितनी थी, 5 kg। ठीक है ना, अब यहां से हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो 10% एनर्जी क्या होनी पड़ेगी, हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो सांप से मेढक के पास कितनी एनर्जी थी, 10% इस पे ज्यादा होगी, तो 10% इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 किलो जूल। ठीक है ना,
तो सांप से मेढक के पास आएंगे तो मेढक के पास कितनी एनर्जी है 50 किलो जूल। मेढक से अगर कहां पे आ रहे हैं हम टिड्डे के पास जा रहे हैं तो 10% फिर एनर्जी बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 500 किलो जूल। ठीक है ना। अब कहां पे टिड्डे से हम कहां आ रहे हैं घास के पास आ रहे हैं तो इसके पास फिर 10% एनर्जी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 50, कितनी हो जाएगी 5000 किलो जूल। यही तो आपसे पूछा गया कि बताइए जो प्रोड्यूसर है उसके पास कितनी एनर्जी होगी तो कितनी हो जाएगी 50 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बात समझ आए। तो अब मान लें कि आप चिकन खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि चिकन में जितनी एनर्जी है सारी एनर्जी आपके पास पहुंच जाएगी, नहीं, मात्र 10% एनर्जी ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक के बीच में। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल। ठीक है ना, क्या बोला गया, सोलर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, सोडियम, सिल्वर या सल्फर। तो आपने अपने गांव में देखा ही होगा सोलर लाइट लगाई जा रही है गवर्नमेंट के जरिए गांव में भी। तो उसमें क्या होता है, एक सोलर प्लेट होता है जिससे वो क्या करता है, सन की वो धूप में क्या करता है, सन की एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को क्या की जाती है, जो बैटरी होती है वो उसको स्टोर करती है। अब ज़रूरत के अनुसार फिर वो हम उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सोलर पैनल जो होते हैं बेसिकली, ये सोलर पैनल बेसिकली बने किससे होते हैं, आपने कभी सोचा है कि नहीं, ये सोलर पैनल किससे बने होते हैं। देखो ये सोलर पैनल बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि आप देखेंगे सिलिकॉन इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिलिकॉन, ठीक है, और होता है जर्मेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली जो आप देखेंगे मेटोलाइट जो होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, मेटोलाइट को ही, सिल्वर हो गया, सिलिकॉन हो गया और कौन हो गया, जर्मेनियम, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज लेवल पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं, इसी सिलिकॉन को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बेसिकली सिलिकॉन ह्यूज अमाउंट में इसका इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा अगर मेटोलाइट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मेटोलाइट पाया जाता है तो वो कौन सा है, सिलिकॉन ही है। ठीक है ना। अच्छा, एक भारत का जो सबसे बड़ा सोलर आपने देखा होगा, सोलर प्लेन नहीं बोलते हैं इसको, एक बहुत बड़ा सोलर क्या बोला जाता है इसको, अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए छोड़िए दिमाग में इसके, चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं बाद में। ठीक है, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन। ठीक है ना, इंसुलिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा ट्रेस तत्व आवश्यक है। ठीक है ना, कोबाल्ट, आयरन, जिंक एंड सोडियम। अब किसके बारे में बोला, इंसुलिन। ठीक है ना, तो इंसुलिन को आपको पता ही है, इंसुलिन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है बॉडी में। इंसुलिन का काम क्या है, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लेवल को क्या करना, मेंटेन करना। अगर मान लेते हैं कि, और इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है, ये करता है पैंक्रियाज करता है इसको, ठीक है ना, सिक्रिट करता है। अगर मान लेते हैं कि बॉडी में इंसुलिन लेवल क्या हो गया, कम हो गया, तो आदमी को क्या हो जाती है, डायबिटीज होता है। डायबिटीज का मतलब कि ब्लड में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। इसी को हम क्या बोलते थे, मधुमेह बीमारी बोलते हैं, डायबिटीज बोल देते हैं। तो इंसुलिन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल एकदम जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है, वो होता है जिंक। ठीक है ना, तो जिंक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसको बनाने के लिए, जिंक को बनाने, सॉरी इंसुलिन को बनाने के लिए। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक और है, आयरन है। आयरन किस चीज के लिए इसेंशियल है, ये होता है हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली, ये हेमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का क्या है, आयरन प्रोटीन है और आयरन प्रोटीन है। ठीक है ना, तो इसी वजह से तो हेमोग्लोबिन को बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है, आयरन का ही होता है। ठीक है, अच्छा एक और मुझे ये बताइए, तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम क्या होता है, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम। ठीक है ना, द सेंट्रल एटम ऑफ, क्या लिखेंगे, द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। तो सेंट्रल एटम क्लोरोफिल मतलब कि इसको बनाने के लिए सबसे इसेंशियल एलिमेंट कौन होता है, ये होता है मैग्नीशियम। ठीक है, बताएंगे सोलर प्लांट, हाँ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर प्लांट, आ गया दिमाग में, सोलर प्लांट। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे आपको पता है, इसको बोलते हैं भागला। ठीक है ना, भागला में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है भारत का। ठीक है ना, इतना बड़ा है कि आप उसको सैटेलाइट से देख सकते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा बड़ा है ये, कहाँ पे, ये राजस्थान में।
याद आ गया, सोलर प्लांट। ठीक है ना, इतना बड़ा है कि आप सैटेलाइट से इसको देख सकते हैं। आप नहीं देख सकते हैं, अगर चाहेंगे गूगल मैप में भी देखेंगे सैटेलाइट वो मोड ऑन करके तो दिखाई दे देगा। ठीक है, विच कलर ऑफ लाइट डेविएटेड द मैक्सिमम इन द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? विचलित मतलब कि डेविएटेड हो रहा है। ठीक है, कौन सा? रेड, ब्लू, ग्रीन और वायलेट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बात है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि मैंने एक प्रिज्म लिया। ठीक है भाई, एक मैंने प्रिज्म ले लिया और बोला गया कि यहां से एक व्हाइट लाइट को यहां से मैं क्या कर रहा हूं, व्हाइट लाइट यहां से डाल रहा हूं। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि यहां पे देखिए ये व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलरों में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, 7 अलग अलग कलरों में, 7 अलग अलग कलरों में क्या हो जाती है, ये डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है ना, अब इसमें ये मुझे बताइए कि इन 7 कलरों में सबसे ज्यादा डेविएटेड मतलब सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगी? ठीक है ना, इसमें यही आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कौन डेविएटेड होगी, सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगी। अब देखिए ये 7 कलर हैं, अब 7 कलर में देखो कौन से कलर हैं ये, विबग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगी? देखो कौन सी लाइट ज्यादा डेविएट करेगी ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किसी भी लाइट का किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इसके वेवलेंथ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, वेवलेंथ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वेवलेंथ, ठीक है, जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा और लाइट क्या होगी उतनी कम क्या होगी, मुड़ेगी। सीधी सी बात है, उतनी कम मुड़ेगी उतनी कम डेविएट होगी। लेकिन जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा लाइट क्या होगी, अधिक क्या होगी, मुड़ेगी या डेविएट होगी, मुड़ेगी, मुड़ी, अच्छा मुड़ी या मुड़ेगी। ठीक है ना, समझदारों के लिए संकेत काफी। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे क्या कि इसका मतलब क्या होगा कि जिसका पूछा गया सबसे ज्यादा कौन डेविएट करेगी, तो मतलब क्या होगा, जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा डेविएट करेगी, उतनी ज्यादा मिलेगी। तो हमको ये पता करना कि सबसे कम वेवलेंथ इनमें से किसका है, तो पता करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का। और वेवलेंथ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटते जाती है। तो सबसे ज्यादा किसका है, रेड का वेवलेंथ है सबसे अधिक। ठीक है ना, अधिक इसका है। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है वायलेट का। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो वेवलेंथ सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब डेविएट भी ज्यादा यही करेगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यही पूछ दिया सबसे कम कौन डेविएट करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन या पॉलीस्टीरीन। ठीक है, देखते हैं हिंदी में देख लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, वर्ड यहाँ पे पकड़िए, क्या बोला गया, प्लास्टिक। तो इसका मतलब देखो प्लास्टिक बेसिकली जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कौन कौन सी है, देखो प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के प्लास्टिक। तो हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं मार्केट में वो कौन सी है, ये होती है एक थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और एक होती है थर्मोसेटिंग, एक होती है थर्मोसेटिंग और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। 2 तरह की है। ठीक है, कौन कौन सी है, 2 तरह की है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब देखो थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होती है, मान लेते हैं अब इसमें ये किस तरह की प्लास्टिक है, मान लेते हैं देखो कोई भी प्लास्टिक है, मैंने लिया उसको मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद वो थोड़ी सी मुलायम हो जाती है। अब मुलायम करने के बाद उसको हम किसी भी स्ट्रक्चर अगर मैं डालना चाहूँ वो उस स्ट्रक्चर में वो आ जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बार मैंने क्या किया, प्लास्टिक लिया, थर्मोसेटिंग को गर्म किया, मुलायम हो गया, उसके बाद मैंने जो स्ट्रक्चर में देना चाहा वो हो गया। अगर मेरा मन किया नहीं कि जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है वो स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं आया, मैंने सोचा कि नहीं भाई अब इसको दूसरा स्ट्रक्चर देना चाहूँ, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से इसको गर्म करके दूसरा स्ट्रक्चर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
तो एक बार आपने गर्म करके जो मुलायम हो गया, उसके बाद जो शेप दिया वो वही शेप गेन करेगा। आप दोबारा अगर उसको चाहेंगे कि दोबारा उसको दूसरे शेप में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो थर्मोसेटिंग में यही होता है। आपसे क्या पूछा गया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन आ जाती है? इसमें आ जाता है बेकेलाइट, ठीक है ना। बेकेलाइट देखा होगा आपने, बेकेलाइट कहाँ यूज किया जाता है? कुकर में। कुकर में देखा होगा कि जो हैंडल जो होता है वो किससे बना रहता है? बेकेलाइट से। या कुकर के आगे में आपने देखा होगा एक मोटा ब्लैक कलर का जो होता है, जो कुकर का क्या करता है? पूरे वेट को बैलेंस करता है, वो भी किससे बना होता है? बेकेलाइट से ही बना रहता है। अब बाकी जितनी प्लास्टिक है तो वो कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक। इसको ये कौन सी होती है? नॉर्मल प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। पीवीसी बीसी में आता है, ठीक है ना, ये सब आ जाते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? कौन सा? थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग में क्या आ जाएगा आपका? बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो दो तरह के प्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। बात समझ में आई? बढ़िया के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड टू मेक ग्लास अपीयर डीप ब्लू। अच्छा, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग कांच को गहरा नीला दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, और ये भी क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो गिलास आपने देखा होगा, तरह तरह के गिलास है, ठीक है ना। नॉर्मली गिलास किसका रहता है? ट्रांसपेरेंट रहता है, जिससे हम इधर इस साइड से दूसरे साइड दे सकते हैं। लेकिन अब अलग अलग कलर के भी गिलास होते हैं, कोई ब्लू है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई नीला है, अलग अलग तरह के कलर के गिलास रहते हैं। तो जो गिलास जब बनाए जाते हैं तो उसमें खास तरह के कंपाउंड को मिलाया जाता है, और खास तरह के कंपाउंड को जब हम मिलाते हैं तो वो अलग अलग कलर उसमें आ जाता है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया कि अगर मान लेते कोई गिलास है, अगर उसमें हम डीप ब्लू हम चाहते हैं, वो गिलास किस तरह से नजर आए? डीप ब्लू। तो हम किस कंपाउंड को इसमें मिलाएं, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाएं, या क्यूप्रस को मिलाएं, या क्यूबिक को हटाएं, या फेरिक को मिलाएं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। और ये खास करके ये वाला कि किस गिलास में किस कंपाउंड को मिलाया, कौन सा कलर देगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं कि आजकल देख रहे हैं, 2-3 एग्जाम में मैंने देखा कि ये पूछा गया है, ठीक है। और सबको यहीं पे मैं देख लूंगा। देखो मान लेते कि मेरे पास गिलास है, मैंने उस गिलास में कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला दिया, तो क्या कलर देगा? तो कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर मैं मिलाऊंगा उस गिलास में, तो कलर जो आएगा वो आ जाएगा नीला, ठीक है ना। कौन सा? ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड को मैंने डाल दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड को, तो कौन सा कलर देगा? ये रेड। कौन सा? लाल कलर का देगा ये, ठीक है। अगर मैंने उसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड को डाल दिया तो कौन सा कलर देगा? ये देगा पीकॉक ब्लू, ठीक है ना। पीकॉक कलर, जो मोर कलर का देखते होंगे, ब्लू कलर का जो होता है, मोर कलर के पंख, उसी कलर का ये रंग देगा। फेरस ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड, ये किसको देगा? भूरे कलर को देगा, भूरे कलर को देगा। अच्छा एक और आता है, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को डाला तब कौन सा कलर देगा? फेरस ऑक्साइड को डालेंगे तो ये कलर देगा किसको? ये देगा हरे को, ठीक है ना, ग्रीन कलर को देगा, हरा, ठीक है। एक और आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको डाला तो कौन सा कलर देगा? ये देगा किसको? पिंक कलर को देगा, गुलाबी रंग को, ठीक है ना। एक होता है सेलेनियम ऑक्साइड, अगर इसको मैंने डाला तो कौन सा कलर देगा? ये देगा कौन सा? ऑरेंज, रेड ऑरेंज को, ठीक है। एक होता है कैडमियम सल्फेट, अगर इसको मैंने डाला तो कौन सा कलर देगा? कैडमियम को, तो येलो कलर का देगा, पीला, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के कंपाउंड अलग अलग तरह के कलर देगा। आपसे क्या पूछा गया है? डीप ब्लू। तो डीप ब्लू में कौन सा आ जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ा के तो जितने थे कंपाउंड मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ पेन और पेपर लेके बैठिए, बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी इज कॉल्ड। एसी को डीसी में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन कॉइल या डायनेमो, ठीक है। एसी करंट आप देख रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी को जो ट्रांसमिट करता है वो किस फॉर्म में करता है? एसी करंट में ही करता है, ठीक है ना।
एसी करंट में करता है। एसी करंट जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। आपका मोबाइल जो चल रहा है वो किस करंट में चल रहा है, वो डायरेक्ट करंट में चल रहा है, डीसी में, ठीक है। तो एसी में क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है किसको, करंट को, ठीक है ना। फिर एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली किस डिवाइस का हम यूज करते हैं, रेक्टिफायर का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, एसी में डीसी। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पे, चलिए एसी को डीसी में तो मैंने कन्वर्ट कर दिया रेक्टिफायर में, ठीक है, एसी से डीसी में। अब ये मुझे बताया ट्रांसफार्मर जो होता है उसका काम क्या होता है। देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जो एसी करंट जो होता है इसका जो वोल्टेज होता है, एसी करंट का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इसको क्या करता है, ये चेंज करते रहता है, ठीक है ना। इसको ये चेंज करते रहता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। या तो इसको इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। अगर स्टेप अप में रहा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर स्टेप डाउन में रहा तो वोल्टेज घट जाएगा, ठीक है। डायनेमो को काम क्या होता है, डायनेमो देखा होगा, देखो बेसिकली डायनेमो का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जहाँ पे बिजली को हम बनाते हैं। जैसे आपने देखा वो हाइड्रो, जैसे डैम देखा होगा, तो डैम के नीचे देखिए कि बड़े बड़े डायनेमो लगाए जाते हैं, पानी उसके ऊपर गिरता है और वो क्या करता है, वो सर्कुलेट करते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बिजली बनती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो डायनेमो बेसिकली क्या करता है, हमारे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना, कौन सी मैकेनिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बढ़िया गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए स्टेशनरी बस स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट मूविंग, द पीपल स्टैंडिंग इन इट्स फॉल इन द बैक डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, ठीक है। जब एक स्थिर बस चलना शुरू करती है तो उसमें खड़े लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस स्थिति पे इसकी व्याख्या करता है, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, या संवेग संरक्षण नियम, ठीक है। तो ये तो आपने फील ही किया होगा, जब भी बस में आप चलते हैं तो जब अचानक से बस रुक गई, ठीक है ना, बस चली अचानक से आप रुक गए तो आप आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है ना, गिरते हैं मतलब कि आगे की तरफ आपको फोर्स एक फील करते हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब मान लेते हैं कि बस खड़ी है, ठीक है ना, अभी मूव नहीं कर रही है, अचानक से अगर बस चलने लगी तो आप पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इसकी वजह है इनर्शिया, जड़त्व। अब ये क्या चीज है भाई, इनर्शिया, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है ये किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, या इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका क्या काम है, इसका क्या कहना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना क्या है कि अगर कोई भी चीज अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, ठीक है। अगर वो कोई भी चीज मान लेते हैं रेस्ट में है, रेस्ट मतलब स्थिर है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कोई बाहर से इस पर कोई फोर्स ना लग जाए, ठीक। या कोई भी अगर चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए। अब देखो क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि हम बस पे हैं, ठीक है ना, बस चल रही है, तो बस जब चल रही है तो मेरी बॉडी भी चल रही है। तो अगर मेरी बॉडी चल रही है, न्यूटन्स का क्या कहना है कि अगर मेरी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी मेरी मोशन में ही रहना चाहिए। अचानक ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी तो रुक गई लेकिन मेरी बॉडी किस में थी, मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहिए। यही तो नियम है किसका फर्स्ट लॉ मोशन का, मेरी बॉडी मोशन में रहना चाहिए। तो मोशन में रहेगी तो हमारी बॉडी किधर जाएगी, पीछे की आगे, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में हमारा शरीर क्या जाएगा। तो हमारा शरीर और आगे की तरफ जाने लगता है, और तो हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, थोड़े से झुक जाते हैं, ठीक है। ये होता है जब गाड़ी चलती है। अब जब गाड़ी रुकी है, अब मान लेते अभी गाड़ी रुकी है, अचानक से बस स्टार्ट हो जाती, तो हम पीछे की तरफ हमारा शरीर क्या हो जाता है, एक झटका आप देखते होंगे, मूव कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है, हम भी रुके हुए, तो मेरी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है, रेस्ट में रहना चाहिए। अब गाड़ी अचानक से चल दी
तो गाड़ी जब अचानक से चलेगी तो मेरी बॉडी अभी रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी, तो गाड़ी आगे निकलेगी तो हमारा शरीर अब क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, पीछे ही रहना चाहेगा, पीछे क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहता है। तो पीछे की तरफ आपको एक झटका महसूस होगा तो आप पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है, ये होता है। तो ये किस लिए होता है, इनर्शिया की वजह से, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये किस पे बेस्ड होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको क्लासिफाई करता है, इनर्शिया को, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, ये फोर्स को, ठीक है, ये भी याद बात रखिएगा। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस पे बेस्ड होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बढ़ा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब किसी वस्तु को मुक्त फ्री फॉल के रूप में गिरते हैं, गिरने के दौरान क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थित ऊर्जा में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में कमी होगी, या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी के बारे में आपसे पूछा हुआ। तो मुझे ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या होता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh, ठीक है। फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, तो जैसे छोड़ेंगे तो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ, ठीक है ना, गिर रहा है वो। जब नीचे की तरफ गिरेगा तो अब देखो क्या होता है कि नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। तो नीचे की तरफ जब खींचेगी तो एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो नीचे की तरफ खींच रहे तो फोर्स एक लग रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी लगा रही है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। जी किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से। तो हर पॉइंट पे देखिए, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से नीचे की तरफ ही आते जा रहा है। अब देखिए तो धीरे धीरे क्या होगी, हर पॉइंट पे क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। हर पॉइंट पे इसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, सॉरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जी इस पे कंटिन्यूसली लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, हर पॉइंट पे बढ़ेगी। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का देख रहे हैं फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। m मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हर पॉइंट पे बढ़ती ही जाएगी, ठीक। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या खेल है, तो देखो यहां पे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ से h हाइट पे है, ठीक है, h हाइट पे है। तो h हाइट पे है, तो जब एकदम शुरुआत में जहां से वो गिर रहा था उस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी सबसे ज्यादा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा ऊपर में रहेगा h, जितना ज्यादा रहेगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। जैसा जैसे नीचे जाएगा तो h कम होते जाएगा, और h कम होते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटते जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शन पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज, बिल्कुल यही तो हम, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये भी नहीं होगा। नो चेंज, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई, ठीक है ना, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कभी इसको आप खुद से ऑब्जर्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। मान लेते हैं कि ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल है, या पेन ही मान लेते हैं, ठीक है, ये पेन है। अब मैं इसको देख पा रहा हूं, तो दूर लाऊंगा, दूर जितना भी लेके जाऊंगा तो ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन देखिए जैसे जैसे इसको सामने लेते जाऊंगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सामने लेते जा रहा हूं तो ये मुझे दिखाई देना स्पष्ट रूप से बंद हो जाएगा, दिखाई नहीं पा, मतलब
पूरी तरह से ये दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनिमम डिस्टेंस है आंख और ऑब्जेक्ट के बीच। किसके बीच? हमारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरे आंख के पास एकदम क्लोज है, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं आगे करते जाऊंगा, इसको आगे करते जाऊंगा तो अब मुझे दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंख और ऑब्जेक्ट के बीच मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकें। तो वो डिस्टेंस कितनी होती है, उसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख से। अगर इससे कम हो गई तो वो कोई भी चीज़ हो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, एक बार अपने साथ करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पादक हार्मोन वृद्धि अवरोधक होता है। ठीक है ना, अब सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकिनिन या जिब्रेलिन, 4 हार्मोन दिए हैं। देखिए प्लांट हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे हार्मोन हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ करते हैं। प्लांट को भी ग्रोथ कराने के लिए बहुत सारे हार्मोन ग्रोथ भी कराते हैं और ग्रोथ रोकते भी हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये 3 जो हार्मोन आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्यों? क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है ना, ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीन तो सबसे महत्वपूर्ण, पूरे प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हार्मोन है वो है ऑक्सीन, और इसी की मदद करने के लिए आ जाता है ये साइटोकिनिन। ठीक है, इसी के साथ काम करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, सेल डिवीजन का रेट को ये बढ़ा देता है। ऑक्सीन जब काम करता है, जब साइटोकिनिन भी इसके साथ आ जाता है तो जो रेट होता है सेल डिवीजन का बढ़ जाता है। ठीक है ना, और जब सेल डिवीजन का रेट बढ़ जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। ये भाई साहब जिब्रेलिन, ये भी प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मान लेते कोई प्लांट है, बौना है, ठीक है, बौना हो गया किसी वजह से, आप क्या कीजिए, जिब्रेलिन को स्प्रे कर दीजिए, वो प्लांट वो एकदम ग्रो कर जाएगा, बहुत उसकी हाइट जो होगी बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिब्रेलिन भी ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन ये जो हार्मोन जो देख रहे हैं, एक इसको बोलते हैं एब्सेसिक एसिड, ये ग्रोथ नहीं कराता, ये ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। ये ग्रोथ क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ को क्या करता है, ये ग्रोथ को ये रोक देता है। ठीक है ना, ग्रोथ को रोक देता है। इसका मतलब तो ये बुरा हार्मोन हो गया, प्लांट की तो ग्रोथ होनी चाहिए। तो भैया देखिए समस्या यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं कि प्लांट की हम ग्रोथ करवा रहे हैं, कोई ना कोई तो अगर मान लेते कोई उसको नहीं रोकेगा तो आसमान को फाड़ के चला जाएगा, कहाँ पे, ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो एकदम उसको रोक के रखे कि नहीं भैया बहुत हो गया तुम्हारा, इतना ग्रो नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, तो वो भी अच्छा ही होता है। ठीक है ना, तो ये भाई साहब को क्या बोलते हैं, जो एब्सिसिक एसिड है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट में। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लेते जैसे कि हम सीड्स जो होते हैं, सीड्स खाते हैं, जैसे कि आप क्या खाते हैं, पल्स। दाल जो होती है वो भी क्या है, एक तरह का चना ही क्या है, एक तरह का सीड्स है, वो सीड्स को हम खाते हैं। फिर गेहूं, वो भी सीड्स, मतलब चावल जो खा रहे हैं वो भी सीड्स है। तो बहुत सारे सीड्स हम खाते हैं। चना, वो भी सीड्स है, वो भी हम खा रहे हैं। अब देखिए समस्या क्या है, ये सीड्स हैं। मान लेते कोई दाल है, ठीक है ना, दाल का कोई सीड्स है, अगर उसको थोड़ा सा भी, कहीं से भी थोड़ा सा ही मॉइस्चर मिल गया तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, वो सीड से पेड़ में कन्वर्ट होने लगेगा। अब मान लेते कि मेरे पास एक क्या बोलते हैं, बहुत सारा 5-6 किलो दाल है। अब दाल चने हैं, उसको थोड़ा सा भी कहीं से मॉइस्चर मिला, थोड़ा सा भी पानी नहीं मिल गया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, सीड्स ग्रो करने लगेगा, वो सीड से पेड़ में कन्वर्ट होने लगेगा। तो पता चला मैंने 5 किलो जो दाल लाई थी बनाने के लिए, वो पेड़ में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसी वजह से क्या किया जाता है कि जो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन, अंकुरित हो जाती है। ठीक है ना, अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित हो जाने के बाद तो फिर ये भाई पेड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे। इसी वजह से दाल हो गए, ये जितने भी जो सीड्स खाते हैं उसमें स्प्रे किया जाता है, किसका, एब्सेसिक एसिड का, ताकि ये ग्रो नहीं कर पाए। इसी वजह से दाल में भी स्प्रे किया जाता है। इसी वजह से जब भी आप दाल खाएं तो उसको अच्छे से धो लें। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्रे किया गया है, किसका, एब्सेसिक एसिड का। अगर इसकी स्प्रे नहीं किया जाएगा तो प्लांट, उसको कहीं से भी थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा, तुरंत ग्रो कर जाएगा वो। ठीक है, तो इसी वजह से इसका स्प्रे, इसलिए दाल जो भी सीड्स आप खाते हैं, चाहे वो चावल हो या चने हो, अच्छे से उसको धोकेगा, क्योंकि इसमें स्प्रे किया था एब्सेसिक एसिड का। ठीक है, इस
हार्मोन को एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। अब भाई स्ट्रेस हार्मोन इसको क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी प्लांट भी स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है, तनाव में आ जाता है, जैसे आप भी तनाव में आ जाते हैं, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी रात में कुछ ऐसा मैसेज आ गया तो आप हो जाता है तनाव में आ जाते हैं, नहीं आया तो भी तनाव में आ जाते हैं, तो प्लांट भी तनाव में आ जाते हैं। तो प्लांट तनाव में कब आते हैं? देखिए प्लांट में जब पानी की कमी आ जाती है, पानी ऐसा माने कि ऐसा कुछ हो गया कि पानी की कमी आ गई, ठीक है ना, बाढ़ मतलब सूखे जैसी सिचुएशन आ गई, तो सूखे जैसी सिचुएशन में क्या होता है कि प्लांट में पानी की कमी आ जाती है। एक तो प्लांट में पानी की कमी होती है और वो पानी को लॉस करता है, ठीक है ना, ट्रांसपिटेशन, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू। तो जो प्लांट होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, तो प्लांट में जो बहुत सारे लीव्स हैं, बात है कि ये लीव्स हैं, बहुत सारे लीव्स, तो ये क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के तरह पानी का लॉस करते हैं। अब देखो यहाँ पे समस्या क्या है प्लांट के साथ, एक तो पानी की कमी है और ऊपर से ये प्लांट क्या कर रहा है? पानी का लॉस कर रहा है। अगर ये पानी का लॉस करेगा तो भाई ये पानी इसके पास बचेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो फिर तो समस्या है। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए, जब पानी की कमी हो पेड़ में या पौधे में तो उसको रोक के रखे। तो वो रोक के कौन रखता है? वो रोक के रखता है एब्सिसिक एसिड। ये भाई साहब क्या करता है? जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जहां से पानी का लॉस होता है, स्टोमेटा होते हैं, उस स्टोमेटा के जो छिद्र होते हैं, इसको भाई साहब बोल देता है, बंद कर देता है, बोला कि भैया अब तुम बंद हो जाओ, नहीं तो पानी का ज्यादा लॉस हो गया है तो तुम बचोगे ही नहीं, तो पेड़ ही मर जाएगा। तो ये पानी का जब इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो इसी को हम बोलते हैं कि पानी, जो पेड़ हमारा क्या है या पौधा किस में? स्ट्रेस में। क्यों? पानी का, एक तो पानी की कमी है, ऊपर से पानी का लॉस कर रहा है, तो ये स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है पेड़ के लिए, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए एब्सिसिक एसिड आ जाता है, इसके जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा को बंद करा देता है। अब बंद कराने से क्या होता है कि पेड़ ट्रांसपोर्टेशन कम कर देती हैं, जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं? थोड़ी मुरझा जाती हैं, मुरझा जाएंगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? पेड़ से वो गिर जाएंगी, धीरे धीरे वो पेड़ से क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है। तो ये होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आई आपको? पढ़ेंगे? चलो देखते हैं। चलिए एक नॉमरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना। नॉमरिकल हर साल पूछा जा रहा है, इसी वजह से 1 से 2 नॉमरिकल मैं रोज आपको करवाता हूँ। When an object of 12 kg at height of 5 meter from the ground, then the energy contained in, ठीक है ना, in it will be, ठीक है। जब 12 किलोग्राम की कोई वस्तु जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी, ठीक है ना। पढ़े? तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? आपको मास दिया हुआ है, ठीक है ना, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 12 केजी, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा अभी पता चल जाएगा। हाइट आपको दी हुई है कितनी? 5 मीटर, तो लो भैया इसको भी हमने लिख दिया, जो जो लिखा हुआ, जो जो दिया वो आप, जी की वैल्यू दी हुई है कितनी? 9.8। अब एनर्जी के बारे में पूछ रहा है और हाइट आपको दी हुई है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मान लेते कि अगर हाइट हो तो हाइट के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है वो कौन सी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा? mgh। m किसको डिनोट कर रहा है? मास को। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हो गई हाइट। डाटा दिया हुआ है यहाँ लगा देते हैं, तो 12, हाइट कितनी है? 5, और g की वैल्यू कितनी हुई है? 9.8, 12 5 60, 9.8। अगर इसको 10 मान लें तो 600 के बराबर आ जाएगा। 600 के बराबर देखो कौन सा डाटा है? 600 के बराबर ये है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे ऊपर, इसको जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। और फिर जैसे इसको छोड़ूंगा तो उसके अंदर क्या होगा? नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की बढ़ जाती है, ठीक है। ये होता है ऐसे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस इज मेड ऑफ फ्लोइंग गैसेस, ठीक है। बायोगैस निम्न में किन गैसों से मिलकर बना है, ठीक है ना। बायोगैस के बारे में बात की जा रही है, बायोगैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सारी गैसों को एक ही बार में डील कर लूंगा, ठीक है। देखो बायोगैस क्या होती है? बायोगैस बेसिकली किन किन से मिलके बनती है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है मीथेन। मीथेन का नाम खूब सुन रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। मीथेन प्लांट लगाया जा रहा है यहाँ पे, मीथेन प्लांट वहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है ना। एक मीथेन प्लांट बिहार में पहला मीथेन प्लांट पूर्णिया में लगाने की कोशिश जारी है, देखते हैं कब लगता है वो। भारत का पहला मीथेन प्लांट लगाया जा रहा है क्योंकि ये एक एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है, ठीक है।
मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। बायोगैस में क्या रहता है मीथेन, इसके साथ क्या क्या डाला जाता है, इसके साथ रहता है यहाँ पे CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ही कम मात्रा में मतलब कि हाइड्रोजन, मतलब कि ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये 0 से 1% की मात्रा में ये होता है। तो कहीं कहीं आप क्या देखेंगे जब बायोगैस में क्या क्या रहता है, तो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपाउंड मिलेंगे, कौन कौन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी रहता है लेकिन बहुत ही कम, 0 से 1% के बीच में बायोगैस, ठीक है ना। तो वही आपसे पूछा गया, तो बताइए बायोगैस में क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। कहाँ पे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो होगा नहीं, मोनोऑक्साइड नहीं, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और गैस है, मैंने LPG आप यूज करते हैं घर में, ठीक है ना, LPG। तो LPG में कौन कौन सी गैसें रहती हैं, उसमें रहता है ब्यूटेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। कैसे याद करें, तो ऐसे याद करना है, BP, ठीक है ना, जब भी LPG उठाएंगे तो आपका BP बढ़ जाएगा, तो B से हो जाएगा क्या, ब्यूटेन, P से हो जाएगा प्रोपेन। अच्छा, CNG में कौन कौन सी गैसें रहती हैं, ये मुझे बताइए, CNG गैस, ठीक है ना। तो CNG में देखो 3 गैसें हैं, एक होती है मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ठीक है ना, CNG में। और एक और गैस होती है जिसको बोलते हैं कोल गैस, इसको कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं है यार, कहाँ लिखा है, कोल गैस, ठीक है, यहीं लिख देता हूं, ठीक है, कोल गैस। तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें भी रहेगा मीथेन, मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, किसमें, कोल गैस में, ठीक है, कोल गैस, जहाँ पे कोयले वोले देखते होंगे, कोयले की खदाने में ये कोल गैस आपको मिलती है, ठीक है। तो ये गैसें होती हैं, इनको हम यूज करते हैं एनर्जी के तौर पे, फ्यूल के तौर पे, ठीक है, फ्यूल के तौर पे इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ाएंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, ठीक है, कौन कौन सा, लाइकेन, मनी प्लांट, फर्न और अमरबेल। तो देखिए किसके बारे में बोल रहा है, एयर पॉल्यूटेंट की कार्य, मतलब कि ये, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहीं पे भी एयर पॉल्यूटेड है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं लाइकेन। ये भाई साहब क्या होता है, लाइकेन बेसिकली, लाइकेन ये एक तरह की क्या है, घास है, ठीक है, एक तरह की घास होती है बेसिकली। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो लाइकेन वहाँ पे उगता है, ये जहाँ पे वेदर काफ़ी ठंडा होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब देखिए मान लेते हैं कि एयर में पॉल्यूटेड पार्टिकल है, जैसे कि मान लेते हैं सल्फर, ठीक है ना, खास करके सल्फर जैसे है, तो जहाँ पे भी एयर पॉल्यूटेड, जैसे कि सल्फर आप देख रहे हैं, ये भाई साहब जहाँ रहेगा वहाँ पे लाइकेन उगता ही नहीं है। तो ये हमें पता चल जाता है कि भाई ये जहाँ पे मान लीजिए जो ठंडा वेदर है वहाँ पे ये सल्फर की मात्रा वहाँ पे एयर में ज़्यादा है, तो हमको ये इंडिकेट कर देता है वहाँ पे लाइकेन नहीं होगी, और लाइकेन नहीं होगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि भैया वहाँ पे सल्फर की मात्रा उस एयर में ज़्यादा है। तो बेसिकली लाइकेन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भैया एयर में एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो लाइकेन के जरिए हमको पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा लाइकेन, ठीक है। इसी लाइकेन की मदद से हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर किसकी वजह से, तो आपने देखा होगा रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, तो लिटमस पेपर भी किसकी वजह से बनाते हैं, लाइकेन की वजह से। देखो लाइकेन कैसे बनते हैं, जब एल्गी प्लस कौन, एल्गी प्लस फंगस, इन दोनों के एसोसिएशन से लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे वेदर काफी ठंडा रहता है, ठीक है, टुंडा एरिया जैसे बोलते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, WBC प्रोवाइड इम्यूनिटी, WBC मैच्योर इन थैलेमस ग्लैंड, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें कि WBC प्रतिरक्षा प्रदान करती है और WBC थाइमस ग्रंथि में, थैलेमस, ठीक है, थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है। ऑप्शन देखिए, ओनली ए, बोथ ए बी, सी में ओनली 2 और डी में एदर 1 या सेकेंड। WBC के बारे में बात की, WBC जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में बॉडीगार्ड का काम करते हैं। ये लवली सिंह है, ठीक है ना, लवली सिंह पता है ना, बॉडीगार्ड मूवी देखी है आपने, तो उसमें लवली सिंह है।
तो लवलीसिंग क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर रहता है WBC। WBC क्या करता है, हमारे बॉडी में बॉडीगार्ड का काम करता है, रक्षा करता है हमारी बॉडी की। किन से, बहुत सारे एयर पार्टिकल से, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए हमारे चारों तरफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस भरे पड़े, आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास ही है। हमारे बॉडी से हमेशा ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में आते रहते हैं, हमारे बॉडी में अटैक करते रहते हैं, लेकिन WBC क्या करता है, इनको क्या करता है विजय भाई साहब, इनको मारते रहता है, जिससे हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। ये हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा सही है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है। WBC मैच्योर इन किस में, थैलेमस ग्लैंड में। देखो थैलेमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो हमारे चेस्ट कैविटी में पाई जाती है, ठीक है ना, हमारे चेस्ट कैविटी में पाई जाती है ये थैलेमस ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम होता है हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बॉडी की क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे, देखिए WBC में क्या होता है, एक खास तरह का WBC है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, लिम्फोसाइट। तो बहुत तरह के आपके अंदर WBC होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, बेजोफिल हो गया, एजोफिल हो गया, 5 तरह के WBC होते हैं। तो जो लिम्फोसाइट होता है, तो लिम्फोसाइट का जन्म कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो में। तो बोन मैरो में इसका जन्म होगा, ठीक है ना। ओरिजिन कहाँ हो रहा है, ये जन्म कहाँ हो रहा है इसका, बोन मैरो में, हमारी बोन मैरो में इसका जन्म हो गया। लेकिन अभी ये बेचारा बच्चा है, ठीक है ना, किसी से लड़ नहीं सकता, अभी बेचारा नादान बालक है, लड़ नहीं सकता किसी से, तो लड़ने योग्य इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको कहीं ना कहीं ट्रेन करना पड़ेगा WBC को, ताकि इसको ऐसी ट्रेनिंग दें कि कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर या कोई भी बहुत बड़ा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर, तो लिम्फोसाइट इसको क्या कर दे, निपटा दे। तो अब देखो इसको ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनिंग एक खास ग्लैंड में जाके मिलती है, उसको बोलते हैं थैलेमस। तो ये भाई साहब कहाँ जाएगा, थैलेमस के पास जाएगा, ठीक है, थाइमस के पास जाएगा, थैलेमस नहीं, थाइमस के पास जाएगा, और थाइमस इसको ट्रेन करेगा, इसको ट्रेनिंग देगा कि कैसे लड़ा जाए, ठीक है ना। तो अब देखो जब लिम्फोसाइट यहाँ पहुंच जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब यहाँ से इसको ट्रेनिंग मिल गई, ट्रेनिंग मिलने के बाद जब पास आउट होता है, ठीक है ना, वहां पे ट्रेनिंग मिलने के बाद जब ये बाहर निकलता है, तो ये लिम्फोसाइट अब लिम्फोसाइट नहीं रहा, अब ये हो जाता है टी लिम्फोसाइट। क्या बन जाता है ये, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट ही बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटिक सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, वही हमारे बॉडी में इम्यूनिटिक सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। कोई भी बहुत भारी भरकम वायरस हमारे बॉडी में आता है, छोटे मोटे वायरस रहते हैं तो जो नॉर्मल WBC रहते हैं उसको संभाल लेते हैं, लेकिन भारी भरकम कोई वायरस आ, जैसे कोरोना वायरस आ गया या कोई बहुत भारी भरकम, तो जितने भी WBC रहते हैं लिम्फोसाइट को छोड़ के सब हाथ खड़े कर देते, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। तब लिम्फोसाइट वहाँ पे आता है, और लिम्फोसाइट वहाँ पे क्या करता है, उस वायरस से क्या करता है, लड़ता है और हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिम्फोसाइट बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे, थैलेमस ग्लैंड में क्या करता है, मैच्योर होता है ये, ठीक है ना, मैच्योर होता है ये, डेवलप यहीं पे मैच्योर होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बोथ ए एंड बी सही है। देखिए आपने कभी देखा होगा क्या कि जब आदमी बूढ़ा होते जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते जाता है, ठीक है, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे भी, ठीक है ना, बच्चे और बूढ़ों को थोड़ा सा अच्छे से रखना पड़ता है, ठीक है ना, उनकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, नहीं तो जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो एडल्ट हैं, ठीक है ना, जो एकदम जवान आदमी है उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दौड़ धूप कर ले उसको जल्दी बीमार नहीं होता है। क्यों, इसके वजह, इसकी पीछे वजह है यही थैलेमस ग्लैंड, ठीक है ना, थैलेमस ग्लैंड ये क्या करती है, देखिए जब हम बच्चे रहते हैं तो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, ठीक है ना, तो जब ज़्यादा डेवलप नहीं होती है तो हमारे बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट कम बनते हैं, तो टी लिम्फोसाइट कम बनने तो इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों की कमजोर होती है, तो उनकी केयर करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बड़े होते हैं, एडल्ट हो गए तो पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, और जब धीरे धीरे मतलब और हम आगे जाते हैं, जब बूढ़े होते जाते हैं, तब बूढ़े जैसे जैसे होते जाते हैं तो ये ग्लैंड का साइज उतना छोटा होता जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि कभी कभी देखते हैं कि वो नज़र ही नहीं आती है। तो जब छोटी हो जाती है तो यहाँ पे जो हमारे लिम्फोसाइट हैं वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, वो टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो बूढ़ा व्यक्ति में टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी, तो टी लिम्फोसाइट की कमी होगी तो इम्यूनिटिक सिस्टम उसका भी कमजोर हो जाएगा और वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस, ठीक है ना, नियॉन, हेलियम, ज़ेनन या आर्गन, किसको बोलते हैं हम लोग, हम इसको बोलते हैं ज़ेनन को बोलते हैं। कौन सी गैस, स्ट्रेंजर गैस। ये क्या है, एक तरह की नोबेल गैस भी है, ठीक है ना, नोबेल गैस इसको बोलते हैं, और सक्रिय गैस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर इन सेल बॉडी, एक्सॉन एंड, डेंड्राइट एंड या एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए हमारे बॉडी में न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में मैसेज को लेके जाते हैं। किसी भी मैसेज को अगर भेजना होता हमारे बॉडी में स्किन से किसी भी तरह का, तो वो न्यूरॉन ही लेके जाता है। जैसे मैंने आपको मारा, जैसे मैंने अपनी उंगली को मारा तो यहाँ मुझे चोट महसूस हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये भी मैसेज न्यूरॉन क्या करता है, लेके जा रहा है कहाँ पे, ब्रेन पे। फिर ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको पता चलता है भाई चोट लग रही है, तो फिर तो हमें पता चलता है। तो न्यूरॉन ही क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर हर तरह के मैसेज को लेके जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। तो पैरालिसिस होने का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हाथ में पैरालिसिस मार दिया, तो हाथ में पैरालिसिस मारने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ के न्यूरॉन काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से जो मैसेज जाना चाहिए ब्रेन के पास, वो ब्रेन में जा ही नहीं रहा है। तो ब्रेन में नहीं जा रहा, तो उसको ब्रेन उसको क्या कर रहा है, किसी तरह का एक्शन करने के लिए किसी तरह का ऑर्डर नहीं दे रहा है। ठीक है ना, किसी तरह का कमांड नहीं कर रहा है कि भाई तुम अपना हाथ उठाओ, हाथ ऊपर करो, कुछ भी करने का इसको किसी भी तरह का मैसेज ब्रेन से नहीं मिल पा रहा है उसको। तो इसी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस में किसी भी बॉडी में पैरालिसिस मार दिया जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि न्यूरॉन ही वहाँ से मैसेज लेके नहीं जा रहे, मैसेज ब्रेन में पहुँचेंगे नहीं, तो ब्रेन उसको किसी भी तरह का कमांड नहीं देता है। ठीक है, तो न्यूरॉन यहाँ पे क्या, तो न्यूरॉन देखो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे बॉडी में बहुत तरह के केमिकल कुछ भी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बहुत सारे इम्पल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उस इम्पल्स के थ्रू क्या होता है, उस इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में न्यूरॉन क्या करता है, इसको लेके जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल में जब जाता है तो देखो क्या होता है कि जब एक इंड होता है, ठीक है ना, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन में या केमिकल सिग्नल में, इसको हम बोल सकते हैं केमिकल सिग्नल में, ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल। कैसे, देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा न्यूरॉन का, ये मेरा रहा न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, ठीक है, ये रहा न्यूरॉन। तो न्यूरॉन रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, ये है डेंड्राइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट बोलते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, अंदर वाले को सेल बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सॉन, ये हो गया आपका एक्सॉन एंड। तो बेसिकली जो सिग्नल जो होता है, ये डेंड्राइट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसको क्या मिलता है, सिग्नल मिला, और इस सिग्नल को न्यूरॉन के सेल बॉडी के थ्रू आगे की तरफ ये लेके जाता है। एक्सॉन के थ्रू भी जाता है, लेकिन एक्सॉन के एंड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। कहाँ पे होता है, एक्सॉन एंड पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी में ये क्या हो जाता है, केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है ना, आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जो हमारी ये सीरीज़ थी जहाँ पे हमने 2000 क्वेश्चनों का जो टारगेट रखा है, इस सीरीज़ को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।